भारत का जो स्वरूप है धर्मनिरपेक्षता का, उसको सरकार को और सत्ता को और राजनीतिक दलों को इसको अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए, तभी भारत की लोकतंत्र सफल होगा। सोनिया गांधी जी के बारे में जब जब सोनिया गांधी जी खतरे में आती है, तब तक लालू जी संकट मोचक की तरह खड़े नजर आते हैं कि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री का मतलब सरकार, और सरकार को जो भारत के संविधान है धर्मनिरपेक्षता को ध्यान रखते हुए अक्षुण्ण रखना चाहिए। आज भी इंडिया गठबंधन बिहार के अंदर भारी है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से राम को महिमा मंडित कर रही है और राम के नाम पर वोट की राजनीति कर रही है, यह कहीं न कहीं से उचित नहीं है और दुष्प्रचार के द्वारा कहीं न कहीं आरएसएस के एजेंडे को लागू करने की कुत्सित प्रयास चल रहा है। महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन है, उसके सारे घटकों ने एक स्वर से ये बात स्वीकार किया था कि भारतीय जनता पार्टी जो फासिस्ट शक्तियां हैं, उसको हराने के लिए हम सब लोगों को थोड़ी थोड़ी आहुति देनी पड़ेगी। ललन सिंह जी के बाद अगर आज नीतीश कुमार जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए तो वो भी कोई इत्तेफाक नहीं है। भाजपा लाया था, लेकिन भाजपा को बेचैनी आज बिहार से कितनी है सबको दिखाई पड़ रहा है। पार्लियामेंट चला, बिहार छाया रहा। आज इंडिया गठबंधन है, उसमें बिहार का बहुत बड़ा से है। बिहार के साथ साथ भारत की राजनीति में काफी उथल पुथल चल रही है। 2024 में लोकसभा चुनाव है और 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर कई सारे बातें निकलकर सामने आ रही है। सबसे बड़ी बात कि आजकल फिर से जब से जेडीयू से ललन सिंह इस्तीफा दिए हैं, लोग ये कह रहे हैं कि लग रहा है कि फिर से नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के एमएलसी डॉक्टर प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि इस सारे विषयों पर इनकी क्या राय है। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। सर, कुछ लोगों का कहना है कि लगता है कि फिर से नीतीश जी यानी कि मुख्यमंत्री जो है हमारे बिहार के, वो लगता है कि फिर से पलटी मारेंगे। क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो सब मीडिया की इस तरह के प्रचार हैं, लेकिन वस्तुस्थिति क्या है? जनता दल यू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी। राष्ट्रीय परिषद की बैठक वो रूटीन वर्क है पार्टी का। अब उस बैठक में कोई भी अध्यक्ष हो सकता है। ललन सिंह जी उसके संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, तो ललन सिंह जी अध्यक्ष थे। ललन सिंह जी के बाद अगर आज नीतीश कुमार जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए तो वो भी कोई इत्तेफाक नहीं है। और नीतीश कुमार जी उस पार्टी के अंदर सबसे बड़े नेता हैं और सर्वमान्य नेता है। सर्वमान्य नेता और सबसे बड़े नेता अगर जनता दल यू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। अब तीसरी बात आप कर रहे हैं चुनाव की बात, तो चुनाव अभी है समय पर, चुनाव सरगर्मी अभी चल रही है, लेकिन चुनाव के लिए जो इंडिया गठबंधन बना उसके तो सूत्रधार नीतीश कुमार जी ही रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने अपने बदौलत बिहार से बाहर जा करके सब लोगों को उससे एक तरह से गठबंधन में पिरोया, गठबंधन को खड़ा किया। तो उस गठबंधन को खड़ा करने वाला व्यक्ति का तो दर्द स्वाभाविक समझ सकते हैं, लेकिन उस गठबंधन में न अभी कोई संयोजक बने हैं, न कोई प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार बने हैं। अभी सिर्फ नीतियों की बात हो रही है। और दूसरी बात अगर बढ़ रही है कोई बात, तो वह है सीट शेयरिंग का। यह भी समझ लीजिए कि सीट शेयरिंग जहां 27-28 पार्टियां हों, वहाँ पर सीट शेयरिंग का तो प्रॉब्लम होगा ही। और सीट शेयरिंग के प्रॉब्लम क्यों नहीं हो? इसलिए कि बहुत सारे विरोधाभासी जो लोग हैं, अब पश्चिम बंगाल के बात करें तो वहाँ पर ममता दी के सीपीएम के खिलाफ जाना पड़ता है, कांग्रेस के खिलाफ जाना पड़ता है, और उनके साथ गठबंधन करना है, तो यह टेढ़ी खीर तो है। लेकिन महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन है, उसके सारे घटकों ने एक स्वर से ये बात स्वीकार किया था कि भारतीय जनता पार्टी जो फासिस्ट शक्तियां हैं, उसको हराने के लिए हम सब लोगों को थोड़ी थोड़ी आहुति देनी पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी। इस बात में समझ सबको है। और वह जब बात फाइनल स्टेज में आ जाएगा, अभी वो स्टेज आया नहीं है, वो स्टेज अभी चल रहा है, तो वो स्टेज का जब अंतिम समय आएगा तब आप कहें कि इंडिया गठबंधन इस समस्या से निजात पा लिया, और तब उनका एक ही स्वर होगा कि फासिस्ट शक्तियां जो भाजपा आज हावी है भारत के अंदर, उसको कैसे सत्ता से बेदखल किया जाए। और फिर पोस्ट इलेक्शन जो भी एमपी की संख्या होगी, क्योंकि यहाँ तो चुनाव एमपी का होता है, प्राइम मिनिस्टर का चुनाव तो होता नहीं है। ये तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है नहीं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। उस नाते एमपी के चुनाव की समस्या है, चुनौती है। और एमपी के चुनाव में सीटों का शेयरिंग जब हो जाएगा
तब इंडिया गठबंधन अपने वास्तविक फॉर्म में आएगी। भाजपा लगातार इस बात का दावा कर रही है कि पिछली बार हमने 39 सीट लाया था और इस बार 40 के 40 सीट बिहार से हमारे होंगे, क्या कहेंगे इस पर? अब भाजपा लाया था, लेकिन भाजपा को बेचैनी आज बिहार से कितनी है सबको दिखाई पड़ रहा है। पार्लियामेंट चला, बिहार छाया रहा। आज इंडिया गठबंधन है, उसमें बिहार का बहुत बड़ा से है। तो आज बिहार का से जो बढ़ गया है, उससे बेचैनी अगर सबसे अधिक किसी को है तो वह है भारतीय जनता पार्टी को। वह जितना भी थेथराई कर ले कि हम 40 में 40 सीटें लाएंगे बिहार के, या हम 400 सीटें लाएंगे, भाजपा का नारा है अभी 400 की बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई दरअसल यही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कई सर्वे रिपोर्ट आए हैं उसमें चौंकाने वाला उसकी संख्या बताई गई है, और इससे चिंतित होना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लाजमी है। इससे पहले भी 5 राज्यों का चुनाव हुआ जिसमें 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना सत्ता बना लिया। देखिए, वैसा कुछ बात नहीं है। इसके पहले भी कर्नाटक में चुनाव हुए तो वहाँ कांग्रेस पार्टी आई, लेकिन इधर 2-3, लेकिन कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा कहीं न कहीं कोऑर्डिनेशन बनाने में, एंटी बीजेपी फोर्सेज को एक साथ लेके चलने में कहीं न कहीं कमी रही। इस वजह से कांग्रेस को हार खानी पड़ी है, मुँह के खानी पड़ी है। तो ये स्थिति बिहार में भी तो उत्पन्न हो सकती है ना सर, क्योंकि जिस प्रकार से जितनी छोटी पार्टियां हैं, चाहे वो वीआईपी हो, चाहे वो जीतन राम मांझी की पार्टी हो, चाहे अन्य पार्टी हो, सभी धीरे धीरे भाजपा में सम्मिलित हो रहे हैं। नहीं, सभी पार्टियां तो नहीं हो रही है। आज भी इंडिया गठबंधन बिहार के अंदर भारी है, और जो ये प्रमुख घटक हैं, खास करके यहाँ बिहार में कांग्रेस, आरजेडी और जनता दल यू, और इसके साथ वामपंथी भी हैं। तो इतने बड़े पार्टियों के इतने बड़े वोट के बाद वो जो भाजपा की शक्तियाँ हैं उसके सामने बहुत नहीं टिक पाएगी। इसलिए आगामी चुनाव में खाली सीटों के शेयरिंग के बाद आपको स्थिति साफ हो जाएगी कि बिहार में भाजपा का जो है स्थिति खराब होगी। एक और विषय बहुत जोर शोर से चर्चा में है, वो है राम मंदिर। अयोध्या में राम मंदिर का 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, जिसको लेकर बहुत सारे लोग बहुत तरीके के बातें कह रहे हैं। कुछ लोगों को इनविटेशन दिया गया है, बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं। आप लोगों को इनविटेशन मिला या नहीं, हम जानना चाहेंगे। देखिए, इनविटेशन मिलना और नहीं मिलना बड़ी बातें नहीं है। राम जो है आज की बात नहीं है, राम तो सबके हैं। और यहाँ तक कि हमारे बड़े नेता लोहिया जी ने भी रामायण मेला लगाया था। तो राम की महत्ता को तो सबको लोग स्वीकार करते हैं, उसको तो बीजेपी ला रही है ना। लेकिन बीजेपी जिस तरह से राम को महिमा मंडित कर रही है और राम के नाम पर वोट की राजनीति कर रही है, यह कहीं न कहीं से उचित नहीं है। और इसको लेकर के सारी चीज़ें, सारे मीडिया से लेकर के सारी शक्तियों को केंद्रित किए हुए है राम के नाम पर वोट के लिए, तो यह कहीं न कहीं उचित नहीं है, और इसका हम लोग विरोध करते हैं, मुखालफत करते हैं। तो आप लोग जाएंगे राम मंदिर के उद्घाटन के दिन या नहीं सर? अब जाना और नहीं जाना अपना अपना एक व्यक्तिगत आस्था की बात है। कोई अगर अयोध्या ही जाए तभी राम का भक्त होगा, यह कोई ज़रूरी नहीं है। वो अपने घर में भी राम की भी पूजा कर सकता है, कोई और देवी देवता का पूजा कर सकता है। इसलिए आस्था का प्रतीक है। आस्था के लिए लगभग सभी मुख्यमंत्री को इनविटेशन दिया गया है, कुछ लोगों को छोड़कर, जिसमें एक बिहार के आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी है। इस पे आप क्या कहें? देखिए, यही नीति जो है भारतीय जनता पार्टी और आरएस की, वो कहीं न कहीं इसको नुकसान पहुंचा रही है। आप देखे होंगे कि पिछले बार 4 जो शंकराचार्य हैं उसमें से 2 शंकराचार्य इसके विरोध में आ गए हैं। अभी शंकराचार्य ने खुलेआम इनकी इस तरह के जो आचरण हो रहे हैं राम के नाम पर, उसका विरोध कर रहे हैं। और ये जितने भी इस तरह की बातें करेंगे वो कहीं न कहीं बॉम्ब्रेन होगा, कहीं न कहीं लोग इससे विचलित होंगे और नाराज़ होंगे। आस्था, धर्म आस्था क्या चीज़ है, और आस्था रहने दीजिए, धर्म तक रहने दीजिए। राजनीति को धर्म में घसीटने की ज़रूरत नहीं है। राजनीति अपने जगह पर है, धर्म अपने जगह पर है। इसलिए भारत का जो स्वरूप है धर्मनिरपेक्षता का, उसको सरकार को और सत्ता को और राजनीतिक दलों को इसको अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए, तभी भारत की लोकतंत्र सफल होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कांग्रेस पर जिस प्रकार से लगातार भाजपा पार्टी सवाल उठाती है सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी और अन्य राहुल गांधी को लेकर, तो इनको भी, लालू प्रसाद यादव को भी ये लोग हिंदू नहीं मानते हैं? नहीं, वो सब बातें ऐसी नहीं है। लालू जी कोई वैसा टिप्पणी नहीं की है जिससे लगे कि हिंदू नहीं है और ये नहीं है। सोनिया गांधी जी के बारे में जब जब सोनिया गांधी जी खतरे में आती है
तब तक लालू जी संकट मोचक की तरह खड़े नज़र आते हैं। यह लालू जी की विशेषता रही है। उस समय भी सोनिया गांधी को जो विदेशी कहने का लोग बात किया था, पार्लियामेंट में लालू प्रसाद जी खड़े होकर के और भारत की बहू के रूप में सोनिया गांधी को मान्यता दिए थे और सोनिया गांधी स्थापित हुई थी। सोनिया गांधी जी को भी सुकून मिला था कि भारत में कोई ऐसा बड़ा नेता है जो आज हमें इस रूप में स्वीकार किया है। राम मंदिर में एक और चर्चा चल रही है सर, ये कि इस बार पूजा पे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठेंगे। इस बात को आप कैसे देखते हैं? अब ये तो भारतीय जनता पार्टी के विषय है, इसमें दूसरे पार्टी को इसमें क्या लेना देना है। अब उसमें नरेंद्र मोदी जी बैठते हैं कि और कोई बैठते हैं, लेकिन सरकार अगर धार्मिक संस्थाओं को कानून के अनुसार नहीं एक्ट करेगी तो भारत में एक बहुत विस्फोटक स्थिति होगी। इस बात को भी समझना चाहिए। सनातन धर्म में कहा जाता है कि वही लोग यज्ञ पर बैठ सकते हैं जिनके साथ उनकी पत्नी हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी पत्नी आज तक कहीं नहीं दिखी है। अब इस पर तो टिप्पणी जो शंकराचार्य हैं, जो सनातन धर्म के ठेकेदार हैं, जो सनातन धर्म को रखवाले करने वाले लोग हैं, उनको देना चाहिए। हम लोग तो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री का मतलब सरकार, और सरकार को जो भारत के संविधान है धर्मनिरपेक्षता को ध्यान रखते हुए अक्षुण्ण रखना चाहिए ताकि विस्फोटक की स्थिति भारत में न हो। इस तरह की विस्फोटक की स्थिति अगर होगी, धार्मिक मसलों पर कहीं पर आघात और प्रतिघात होगा, तो भारत की फिर आज़ादी जो है खतरे में पड़ेगी। इससे कम से कम भारत के प्रधानमंत्री को, राजनीतिक दलों को, सत्ताधारी दलों को इससे परहेज करने की ज़रूरत है। देखिए सर, जहां एक और यूपी में बुलडोजर बाबा कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर हर जगह चलता है, वहीं हाल ही में एक बहुत बड़ी घटना ये हुई कि 2 लोगों का मेल आया था कि इस पे बम गिराया जाएगा। अयोध्या राम मंदिर का जहां निर्माण हो रहा है वहाँ बम गिराने की प्लानिंग भी चल रही थी और धमकी भी दी गई थी, लेकिन जब उसका जाँच किया गया तो वो देवेंद्र तिवारी और अन्य जो थे वो भी फॉरवर्ड समाज से पाए गए, लेकिन अब तक उनके घर पे बुलडोजर चला नहीं। देखिए, ये सब दुष्प्रचार है और दुष्प्रचार के द्वारा कहीं न कहीं आरएसएस के एजेंडे को लागू करने की कुत्सित प्रयास चल रहे हैं। इसलिए ये सब चीज़ों में कहीं कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मीडिया के लोग इसको, ऐसा तो नहीं कि सर कि भाजपा खुद इस चीज़ को करवाए और खुद का क्रेडिट ले, ऐसा उनकी प्लानिंग? वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये सब भाजपा और आरएसएस के द्वारा ये सब प्रचारित किए जा रहे हैं, इस सब प्रायोजित किए जा रहे हैं। इस तरह की घटना और प्रतिघटना को दे करके लोगों को ध्यान आकृष्ट करने के लिए, लोगों को धार्मिक कट्टरता की ओर लाने के लिए इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसकी निंदा होनी चाहिए, इस पर नज़र रखनी चाहिए सरकार को। ये सब। चलिए, जाते जाते एक आखिरी सवाल करेंगे सर। हमने देखा कि लगातार आप किशन चंद्रवंशी जो कि बेगूसराय जिले से आते हैं, जो कि सुर संग्राम के द्वितीय विजेता हैं, उनको आप लगातार प्रमोट कर रहे हैं, क्या कहेंगे उनको लेकर? देखिए, मैं उस बापू सभागार में गया था उस प्रोग्राम में, और किशन चंद्रवंशी जी के साथ साथ और कई कलाकारों को मैंने देखा था। प्रथम दृष्टया उन कलाकारों को देखने के बाद हमारे एक मित्र हैं आलोक राज जी, डीजी हैं, वे भी वहाँ पर बहुत देर तक थे। मैं तो 1.5-2 घंटा ही रहा, फर्स्ट राउंड के बाद चला आया, लेकिन वहाँ से वो कई राउंड के बाद भी आए तो उनकी भी अभिव्यक्ति यही थी जो मेरी अभिव्यक्ति थी कि प्रथम दृष्टया वहाँ देखने के बाद से ही लोगों को लग रहा था कि यह जो किशन की आवाज़ है या किशन की जो प्रतिभा है वो निश्चित रूप से विनर के नज़दीक है। लेकिन बावजूद इसके ये विनर नहीं बन पाए, इस बात का मलाल है। और मुझे इतने इनके प्रति सहानुभूति का एक दूसरा वजह है कि जिस बैकग्राउंड से आते हैं किशन चंद्रवंशी, उस बैकग्राउंड को जब मैंने समझा और देखा और इनके गार्जियंस और इनके माता पिता और चचा से जब मिला, तब मुझे लगा कि इनका एक अपना घर भी नहीं है, रहने की सलाहियत नहीं है, पढ़ने की सलाहियत नहीं है। इनके पिताजी आज भी मजदूरी करते हैं। तो ऐसे गरीब लोगों के यहाँ अगर प्रतिभा है तो उसको कहीं न कहीं प्रमोट करनी चाहिए, और इसी नाते मैं इनको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ कि आरक्षण क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष हैं वर्तमान में और बिहार राजनीति में लगातार बने हुए हैं, एमएलसी भी हैं, तो इनसे हमने खास बातचीत की अभी चल रहे मुद्दों को लेकर। बाकी इनके बारे में आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार फिर से, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।